नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने भारत की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल, वो दौर जब यूरोप की ताकतें भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे, यूरोपीय शक्तियों का भारत में शुरुआती आगमन और उनका प्रभाव। मतलब वो क्यों आए, कैसे आए, और आते ही उन्होंने क्या गुल खिलाए। सही, ये सारी बातचीत हमारे पास मौजूद एक दस्तावेज भारत में यूरोपीय आगमन और प्रभाव पर आधारित है। और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे ये लोग जो सिर्फ व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे यहीं अपनी जड़ें जमाने की सोचने लगे। हाँ, ये ट्रांजिशन बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापारी से शासक बनने की सोच तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की दौलत, मसाले, इनकी कहानियां तो सदियों से यूरोप को लुभाती रही थी, है ना? बिल्कुल, मतलब भारत के साथ व्यापार करना उनके लिए एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा था। सदियों पुराना आकर्षण था ये। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। हाँ, जमीनी रास्ते जो सदियों से व्यापार के लिए इस्तेमाल होते थे, उन पर ऑटोमन साम्राज्य और दूसरी मुस्लिम ताकतों का कब्जा हो गया था। तो यूरोप तक माल पहुंचाना मुश्किल हो गया। मुश्किल भी और महंगा भी। खासकर जो इटली के शहर थे जैसे वेनिस, उनको भारी टैक्स चुंगी देनी पड़ती थी। अच्छा। तो यूरोप के बाकी देश इससे बचना चाहते थे। इसी मजबूरी ने, आप कह सकते हैं, उन्हें नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर किया। कोलंबस भी तो इसी चक्कर में निकले थे, भारत ढूंढने, और पहुंच गए अमेरिका। हाँ, लेकिन बाजी मारी पुर्तगालियों ने। हाँ, बताइए उनके बारे में। 1487-88 के आसपास पेड्रा द कोविल्हम नाम का एक पुर्तगाली किसी तरह भारत के मालाबार तट तक पहुंच गया था, जमीनी और समुद्री रास्तों को मिलाकर। अच्छा। तो तकनीकी रूप से तो वो पहले पहुंच गए। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन वो पूरी तरह समुद्री रास्ते की खोज नहीं थी। असली सफलता मिली वास्को डी गामा को। हाँ, वास्को डी गामा, 17 मई 1498, कालीकट। ये तारीख तो इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि कहते हैं एक गुजराती व्यापारी थे, अब्दुल मजीद, उन्होंने रास्ता दिखाने में मदद की। कमाल है। और कालीकट के शासक जोमरिन, जो वहां के राजा की उपाधि थी, उन्होंने शुरुआत में व्यापार की इजाजत दे दी। शायद सोचा होगा नए व्यापारी हैं, फायदा ही होगा। लेकिन वहां जो पहले से जमे हुए अरब व्यापारी थे, उन्हें ये नया कंपटीशन कहां पसंद आता। उन्होंने विरोध किया। तो गामा जब 1499 में वापस लौटा पुर्तगाल, हाँ, तो यूरोप में ये खबर आग की तरह फैली, भारत तक सीधा समुद्री रास्ता मिल गया है। ये तो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। बिल्कुल, और इसके फौरन बाद सन 1500 में पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली कोठी बना ली। कोची मतलब एक ट्रेडिंग पोस्ट, गोडाउन? हाँ बिल्कुल, एक व्यापारिक अड्डा, किला नुमा गोडाउन, जहां से वे अपना माल खरीदते बेचते थे, स्टोर करते थे। और उन्होंने जमोरिन से कहा कि भाई इसकी सुरक्षा का इंतजाम करो। किससे? अरब व्यापारियों से। हाँ, क्योंकि अरब व्यापारी लगातार विरोध कर रहे थे, हमले का खतरा था। जल्द ही कालीकट और कन्नौर में भी ऐसी कोठियां खुल गईं। तो शुरुआत में सिर्फ पुर्तगाली थे यूरोप से? हाँ, उस वक्त पुर्तगाली यहाँ अकेली यूरोपीय शक्ति थे। उनका सीधा मुकाबला सिर्फ अरब व्यापारियों से था। लेकिन खेल तब बदल गया जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया 1510 में। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहां से ये सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, गोवा उनका हेडक्वार्टर्स, उनका प्रशासनिक केंद्र बन गया। और वो वाइसराय वाली बात, डी अल्मोडा और अल्बुकर्क? हाँ, पहले पुर्तगाली गवर्नर या कहें वाइसराय, मतलब राजा के प्रतिनिधि थे, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। उनके बाद आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क तो काफी आक्रामक थे। आक्रामक कैसे? उन्होंने 1510 में जमोरिन के महल पर हमला करके उसे लूट लिया। क्या बात कर रहे हैं? जिसने इजाजत दी थी उसी का महल लूट लिया? हाँ, ये साफ संकेत था कि पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं, वो यहाँ अपनी ताकत जमाना चाहते हैं। यहीं से उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं साफ दिखने लगीं। बिल्कुल, अब वो सिर्फ तटों पर कोठियां नहीं बना रहे थे, वो जमीन पर कब्जा कर रहे थे। गोवा जीतना इसी का उदाहरण था। अल्बुकर्क के बाद भी उनका विस्तार रुका नहीं। उन्होंने पूर्वी तट पर भी कोशिश की। हाँ, पूर्वी तट पर भी अपनी पकड़ बनानी चाहिए। और उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि 1571 में बीजापुर, अहमदनगर और कालीकट के शासकों ने मिलकर उन्हें निकालने की कोशिश की, और नाकाम रहे। सोचिए, इतनी जल्दी वो इतने मजबूत हो गए थे। 1579 तक तो मद्रास के पास थौमे, बंगाल में हुगली और चटगांव तक उनका नियंत्रण फैल चुका था। बाप रे, यानी व्यापार के साथ साथ तलवार भी चल रही थी। और तलवार के साथ साथ धर्म प्रचार भी। अच्छा, वो कैसे? ये भी उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। 1580 में उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पहला ईसाई मिशनरी दल भेजा। अकबर के दरबार में?
क्या मकसद था? मकसद था अकबर को ईसाई बनाना। कई कोशिशें हुई बाद में भी, लेकिन अकबर अपने दीने इलाही में ही रहे, वो ईसाई नहीं बने। और ये जो कट्टर धर्म प्रचार था ना, ये कई बार उनके लिए उल्टा भी पड़ा। कैसे? स्थानीय शासक इससे नाराज हो गए, दुश्मन बन गए। ऊपर से यूरोप में स्पेन के साथ उनका युद्ध चल रहा था, उससे भी उनकी ताकत बढ़ रही थी। और फिर वो घटना हुई 1612 वाली, जब उन्होंने कुछ मुगल जहाजों को लूटा। हाँ, वो एक बड़ी भूल साबित हुई। उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत बुरा हुआ। मुगलों ने बहुत शक्ति दिखाई। पुर्तगालियों को अपने कब्जे वाले कई भारतीय इलाकों से हाथ धोना पड़ा। ये दिखाता है कि उस दौर में व्यापार, धर्म और कूटनीति, इनका संतुलन साधना कितना मुश्किल था। जरा सी चूक और सब गुड़गोबर। और इसी टकराव का एक बड़ा उदाहरण हुगली में देखने को मिला, है ना? हाँ, हुगली की घटना। पुर्तगालियों ने हुगली को अपना अड्डा बना लिया था, लेकिन कहते हैं व्यापार के लिए कम और लूटपाट के लिए ज्यादा। हाँ, आसपास के जहाजों को लूटने के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। जाहिर है मुगल इसे कब तक बर्दाश्त करते? बिल्कुल नहीं। 1632 में मुगल सेनापति थे कासिम खां। वो एक भारी भरकम सेना, कहते हैं कोई 1.5 लाख सैनिक लेकर हुगली पहुंच गए और उसे घेर लिया। 1.5 लाख? और पुर्तगाली कितने थे? पुर्तगाली सैनिक तो बहुत कम थे, कुछ 100 पुर्तगाली और शायद 600 के करीब स्थानीय ईसाई सैनिक। 3 महीने तक घेराबंदी चली। 3 महीने? हाँ, आखिर में पुर्तगालियों को भागना पड़ा। भारी नुकसान हुआ, बहुत सारे मारे गए। कुछ जो बचकर पास के सागर द्वीप पहुंचे, कहते हैं वहां महामारी फैल गई और वो भी मर गए। और जो पकड़े गए? करीब 40 पुर्तगाली बंदी बनाकर आगरा लाए गए। आगरा, मुगल राजधानी। उनके साथ क्या हुआ? उन्हें 2 विकल्प दिए गए, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर या गुलाम बन जाओ। बाप रे, ये तो बहुत सख्त संदेश था। बिल्कुल। ये घटना दिखाती है कि मुगल साम्राज्य ने पुर्तगाली चुनौती को कितनी गंभीरता से लिया था और कितनी बेरहमी से कुचला। ये एक तरह से बाकी यूरोपीय शक्तियों के लिए भी चेतावनी थी कि मुगल हल्के में लेने वाली ताकत नहीं है। लेकिन पुर्तगालियों की इस शुरुआती सफलता और कह सकते हैं दौलत ने दूसरे यूरोपीय देशों की आंखों में भी चमक ला दी होगी। हाँ बिल्कुल, खासकर डचों की, यानी नीदरलैंड्स के लोगों की। वो भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। कौन रहना चाहेगा? तो 1598 में पहला डच जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा और 1602 में उन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। 1602? इस वक्त तक तो मैदान में अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आ चुके थे या आने वाले थे? हाँ, आ चुके थे या बस आने ही वाले थे। लेकिन उस समय डच नौसेना काफी मजबूत मानी जाती थी। अच्छा, और डचों का फोकस किस चीज पर था? मसाले? मसाले तो थे ही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डचों का फोकस पुर्तगालियों की तरह सिर्फ मसालों पर नहीं था। उन्होंने भारतीय कपड़ों के निर्यात पर ज्यादा जोर दिया। जैसे 1602 में इंडोनेशिया के अम्बोयना द्वीप पर कब्जा किया, पुर्तगालियों से छीनकर। 1612 में श्रीलंका से भी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। और भारत में भी उन्होंने कई जगहों पर अपनी कोठियां खोली। मसूलीपट्टनम में 1605 में, फिर पुलिकट, सूरत, जहां बाद में अंग्रेजों का दबदबा हुआ। हाँ, वही सूरत। फिर बंगाल में चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालेश्वर, उड़ीसा में। नीचे कोचीन भी उन्होंने 1663 में पुर्तगालियों से छीन लिया, तो उनकी पहुंच काफी तेजी से फैली थी। लेकिन फिर भी हम भारत में डच साम्राज्य जैसी कोई चीज नहीं देखते। वो उतने प्रभावी क्यों नहीं हो पाए जितने बाद में अंग्रेज हुए? और इसके 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, डचों का असली निशाना, उनका मेन फोकस दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला द्वीप थे, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वगैरह। अच्छा, भारत सिर्फ एक पड़ाव था। हाँ, भारत उनके लिए उस बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा भर था, अपने आप में मंजिल नहीं। उनका ज्यादातर मुनाफा वहीं से आता था। दूसरा कारण? दूसरा ये कि उन्हें भारत और यूरोप दोनों जगह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से लगातार लड़ना पड़ा और इन लड़ाइयों में वे धीरे धीरे पिछड़ते गए। उनकी प्राथमिकताएं कहीं और थीं और संसाधन बटे हुए थे। समझ गया। तो डचों का ध्यान बट गया। अब आते हैं अंग्रेजों पर। इनकी कहानी थोड़ी अलग है। कहते हैं इन्हें तो भारत का रास्ता ही काफी देर से पता चला। हाँ, ये मजेदार किस्सा है। कहते हैं कि 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक, जो एक अंग्रेज समुद्री लुटेरा और खोजी थे, उन्होंने लिस्बन जा रहे एक पुर्तगाली जहाज को लूटा। अच्छा। और उस जहाज से उन्हें भारत के समुद्री रास्ते के नक्शे और दस्तावेज मिले। इसके बाद ही अंग्रेजों की आंखें ठीक से खुली कि अरे ये रास्ता है। और फिर बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने
कुछ लंदन के व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने और पूरब के साथ व्यापार करने का चार्टर यानी अधिकार पत्र दिया। लेकिन उनकी पहली कोठी भारत में नहीं खुली। नहीं, उनकी पहली कोठी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर वेंटम नाम की जगह पर 1601-3 के आसपास खुली। भारत आने में थोड़ा वक्त लगा। तो भारत में उनकी एंट्री कैसे हुई? स्मूथ थी या मुश्किल? मुश्किल थी। विलियम हॉकिंस नाम के एक अंग्रेज कैप्टन थे। वो हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचे, शायद 1608 में। फिर वो मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा गए। मकसद वही था, सूरत में कोठी खोलने की इजाजत लेना। मिली इजाजत? शुरुआत में नहीं। कहते हैं कि मुगल दरबार में पुर्तगालियों का काफी असर था और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां टिकें, तो उन्होंने जहांगीर के कान भरे होंगे। लेकिन एक पेंच है ना, मनसब वाली बात। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ रिकॉर्ड कहते हैं कि इजाजत भले ना मिली हो, पर जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। मनसब मतलब मुगल व्यवस्था में एक पद? हाँ, एक रैंक या पद जिसके साथ कुछ सैनिक रखने या कुछ जिम्मेदारियां निभाने का अधिकार होता था। अब ये क्यों दिया जबकि कोठी की इजाजत नहीं दी, ये साफ नहीं है। शायद मुगल दरबार में भी खींचतान चल रही थी या वो अंग्रेजों को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहते थे। दिलचस्प है। तो फिर अंग्रेजों को पैर जमाने का मौका कैसे मिला? एक बड़ी घटना हुई 1611 में, सूरत के पास स्वाली नाम की जगह पर। कुछ स्रोतों में जावली लिखा है, पर शायद स्वाली ज्यादा सही है। क्या हुआ वहां? वहां अंग्रेजों की नौसेना की पुर्तगाली नौसेना से लड़ाई हुई और अंग्रेज जीत गए। अच्छा, पुर्तगालियों को हरा दिया? हाँ, इस जीत ने मुगलों को जरूर सोचने पर मजबूर किया होगा कि ये नए खिलाड़ी भी कमजोर नहीं हैं, शायद पुर्तगालियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसका असर पड़ा होगा? जरूर पड़ा होगा। इसके बाद सर थॉमस रो, इंग्लैंड के राजा, जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए। वो ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आए, डिप्लोमेटिक मिशन लेकर। और उन्हें इजाजत मिल गई? हाँ, काफी कोशिशों के बाद आखिरकार सर थॉमस रो सूरत में कोठी खोलने की पक्की इजाजत लेने में कामयाब हो गए। और एक बार इजाजत मिली तो फिर अंग्रेजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा? शुरुआत में तो तेजी से फैले। सूरत के बाद बालेश्वर, हरिहरपुर, मद्रास 1633, फिर हुगली 1651, बंबई जो उन्हें पुर्तगालियों से दहेज में मिला था 1661 में, और कंपनी को 1688 में मिला। कई जगह पर कोठियां खोली। लेकिन फिर मुगलों से पंगा भी लिया। हाँ, उनकी बढ़ती ताकत और खासकर जब उन्होंने अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए, इससे मुगल बादशाह नाराज हो गए। औरंगजेब का जमाना था। तो क्या हुआ? लेकिन अंग्रेजों ने फिर वही किया जो वो शायद अच्छे से सीख गए थे। क्या? माफी मांगी। माफी मांगकर वापस आ गए? हाँ, 1690 की घटना है। अंग्रेजों ने औरंगजेब से बाकायदा माफी मांगी, भारी जुर्माना यानी अर्थदंड चुकाया। और औरंगजेब मान गए? मान गए। न सिर्फ उनकी कोठियां वापस मिली, बल्कि इस बार उन्हें अपनी कोठियों की किलेबंदी करने की इजाजत भी मिल गई। किलेबंदी मतलब फोर्टिफिकेशन? ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। कोठी सिर्फ एक गोदाम या ऑफिस है, किला एक सैनिक अड्डा होता है। ये इजाजत मिलना एक बहुत बड़ा कदम था। यहां से वो व्यापारी से शासक बनने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ गए। क्या गजब की कूटनीति या कहें ढिठाई थी। इजाजत लो, विस्तार करो, पंगा लो, पिटो, माफी मांगो, हर्जाना भरो और पहले से ज्यादा हासिल कर लो। हाँ, ये पैटर्न सा दिखता है उनके शुरुआती दौर में। अच्छा, और फ्रांसीसी, उनका क्या रोल था इस शुरुआती दौर में? वो कब आए? फ्रांसीसी थोड़ा देर से आए मैदान में। उनकी जो मुख्य ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 के आसपास बनी। स्रोत में 1611 का जिक्र है, पर शायद वो किसी पुरानी असफल कोशिश का हो। असली सक्रियता बाद में आई। और उनकी कोठियां? उन्होंने भी सूरत में 1668, मछलीपट्टनम में 1669 कोठियां खोली और सबसे महत्वपूर्ण पांडिचेरी, आज का पुडुचेरी, की नींव डाली 1673-74 में। पांडिचेरी तो आज भी फ्रांसीसी प्रभाव के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, वो उनका मुख्य केंद्र बन गया। शुरुआत में उन्हें डचों से काफी संघर्ष करना पड़ा, बाद में उनकी असली टक्कर हुई अंग्रेजों से। अंग्रेजों से? हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो यहीं से भारत में उस मशहूर एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता की नींव पड़ रही थी। अगले 100 सालों तक ये दोनों ताकतें भारत में एक दूसरे से भिड़ती रहीं। कौन ज्यादा ताकतवर बनेगा इस होड़ में?
तो कुल मिलाके ये जो शुरुआती दौर था यूरोपीय शक्तियों के आगमन का, इसकी कहानी क्या है संक्षेप में? कहानी ये है कि पुर्तगाली पहले आए, उन्होंने समुद्री रास्ते खोले, व्यापार पर कब्जा किया, लेकिन उनकी कट्टरता, लूटपाट और साम्राज्यवादी रवैये ने उनके दुश्मन भी बनाए और आखिर में वो पिछड़ गए। फिर डच आए। हाँ, डच आए। व्यापार में काफी सफल रहे, खासकर कपड़ों के, लेकिन उनका असली ध्यान दक्षिण पूर्वी एशिया पर था, भारत पर उतना नहीं। और वो अंग्रेजों फ्रांसीसियों से लड़ाइयों में उलझ गए। और आखिर में अंग्रेज और फ्रांसीसी। हाँ, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए, जिन्होंने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपने पैर जमाए। अंग्रेजों ने कूटनीति, मौके का फायदा उठाने और जरूरत पड़ने पर माफी मांगकर भी अपना रास्ता बनाया। और इन दोनों के बीच भविष्य के बड़े संघर्ष और भारत पर कब्जे की जमीन तैयार हुई। तो ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की है, कूटनीति की है और ताकत के इस्तेमाल की है। बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि कैसे यूरोप की आपसी होड़, भारत की उस समय की अंदरूनी राजनीतिक स्थिति, मुगल साम्राज्य का मजबूत होना और फिर कमजोर पड़ना, स्थानीय शासकों की आपसी लड़ाइयां और व्यापारिक लाभ की जबरदस्त चाहत, इन सब चीजों ने मिलकर उस रास्ते को खोला जिस पर चलकर आखिर में भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ। ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसकी जड़ें इसी शुरुआती दौर की घटनाओं में हैं। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है। हमने देखा कि शुरुआत में सब कुछ व्यापारिक इजाजत, कुछ कोठियां बनाने तक सीमित था, फिर किलेबंदी की इजाजत मिली, वो एक बड़ा कदम था। लेकिन वो कौन सा निर्णायक मोड़ रहा होगा, वो कौन सी खास घटनाएं या फैसले रहे होंगे शायद इस शुरुआती दौर के कुछ बाद, जब ये पूरी तरह तय हो गया कि अब ये